राजे के एमा पर हिंदुस्तान से हुआ और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पटी ने उससे इलाहिदगी ली और इंडियन गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशन में गई कि पाकिस्तान ने हमारे इलाकों पर कब्जा किया है। फिर समन करने पर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में गया और पाकिस्तान ने वजाहत किया कि महाराजे ने गलत फैसले किया है, लोगों ने खुद जो है आज़ादी ली है, इसमें हमारा हाथ नहीं है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने ये करारदाद रखी कि आप अपनी फौजों को निकाले, हिंदुस्तान अपनी फौजों को भी कम करे, हम एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करेंगे और उसके बाद एहतसाब कराएंगे। जो अक्सरियत में हिंदुस्तान चाहेगा तो ये इलाका हिंदुस्तान में जाएगा, पाकिस्तान में अक्सरियत होगी तो पाकिस्तान में जाएंगे। उसके बाद न एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुआ, न इंडिया पाकिस्तान ने फौजें निकाली, न एहतसाब राय हुआ, बल्कि भागते चोर की लंगूठी पता नहीं वो के तौर पर पाकिस्तान इधर और हिंदुस्तान उधर में अपने अपने कब्जे ज्यादा मजबूत करने लगे और टिल सन 2021 तक ये सूरत हाल है। ये कश्मीर का मसला है। अब आइए गिलगित बल्तिस्तान के मसले पर। उस दौरान गिलगित बल्तिस्तान को अलग ट्रीट और आज़ाद कश्मीर को अलग ट्रीट किया गया। हालांकि हमने आज़ादी एक साथ हासिल की थी, हमने लड़ झगड़ के खुद अपने पाँव पे खड़े होकर आज़ादी हासिल की थी। आज़ाद कश्मीर में तो पख्तूनों का थोड़ा बहुत रोल भी है आज़ादी में। वो 4000 मुरबा मील पलंदरी से शुरू किया था, उन्होंने लिया, हमने 28,000 मुरबा मील लिया। लेकिन हमें वापस एक पॉलिटिकल एजेंसी बनाकर हमें APPA के अंडर में दे दिया गया और उस 4000 मुरबा मील रकबे के ऊपर झंडा, तराना, सदर, वज़ीर आज़म, असेंबली, बजट, कैबिनेट सब कुछ दिया गया और आपको डंडे से चलाया गया। क्यों? वजह ये थी कि उनके पास सियासत और सियासी रहनुमा थे, हमारे पास लड़ने वाले फौजी थे, सियासत नहीं थी। लोग कहते हैं कि तुम पार्टियां क्यों बनाते हो, लोग कहते हैं कि तुम ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बनाते हो, सियासत क्यों करते हो। हम इसलिए ये बालूचिस्तान नेशनल फ्रंट बनाई है कि एक मर्तबा फिर कोई 47 आए और हम इलाके फतह करते रहे और हमारे ऊपर हुक्मरान कहीं और से आ जाए। और ये नेशनलिस्ट पार्टी की इसलिए जरूरत है। और हम आगे के शिकार की तरफ देखते रहे और लोग हमारा शिकार करते रहे, हम किसी का खुराक बने। और यही कुछ 47 में हुआ। बसूरत दीगर कश्मीर की वारिस रियासत गिलगित बल्तिस्तान भी तो बन सकता था, सदर और वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान के भी हो सकते थे, झंडा और तराना गिलगित बल्तिस्तान का भी हो सकता था। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि वहां सरदार इब्राहिम नहीं था, यहां पर चौधरी गुलाम अब्बास नहीं था, यहाँ उसका शेख अब्दुल्ला के असरात नहीं थे, यहाँ पर दूसरी सियासी नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नहीं थी, यहाँ हवलदारों की जमातें थी, यहाँ सूबेदारों के जो है प्लाटून थे और यहाँ लड़ने वाले मुजाहिदीन थे, वही जो अफगानिस्तान में है। और उनकी अपनी हुकूमत कभी नहीं बन सकेगी, कभी वो इस्तेमाल करेगा, कभी ये इस्तेमाल करेगा और वो इस्तेमाल होते रहेंगे। और ये सूरत हाल हमारे साथ है। तो मेरे भाइयों, मैं कहना यह चाहता हूं कि जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, जब तक हमारे पास एक कौमी प्लेटफॉर्म नहीं होगा, हम किसी का शिकार बनते रहेंगे। आज अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान से पंजाबी पख्तून हमारा शिकार करता है, कल हिंदुस्तान से हमारा शिकार किया जाएगा, परसों चाइना से हमारा शिकार किया जाएगा, तरसों अमेरिका से शिकार किया जाएगा। यहां इस मेंढक के ऊपर एक सांप नहीं बैठा है, सांप के ऊपर परिंदा शाहीन बैठा है, शाहीन शेर भी बैठे हुए हैं, यहां पर बेड़िए भी बैठे हुए हैं। यह दुनिया बेड़ियों का एक बहुत बड़ा जो है इज्तिमा है, एक मजमुआ है और हम बहुत छोटे जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। हम किसी के भी शिकार बन सकते हैं, लिहाजा हमें सबील करना पड़ेगा शिकार से बचने के लिए। हम महज शेर बनकर मुकाबला अगर नहीं कर सकते, हमारे वसाइल और हमारी हैसियत अगर इस तरह के नहीं है, हमारे नाखून और हमारे दांत शेर की तरह अगर नहीं है सियासी तौर पर, तो हम चूंटी की तरह भी अपने आप को बचा सकते हैं। इस दुनिया में डायनासोर तबाह हुआ, चूंटी बच गई। गिलगित बल्तिस्तान के लोग कम हैं, छोटे हैं, कमजोर हैं, जरूरी नहीं है कि इनका खात्मा होगा, ये बच भी जाएंगे और डायनासोरों के ऊपर कयामत टूट सकती है। और ये हिकमत अमली बनाने के लिए आपको इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है जिस प्लेटफॉर्म पर हम बैठे हुए हैं। उस लोटा करेसी का आपको कोई फायदा नहीं होगा।
जिस लोटाक्रेसी की बुनियाद पर असेंबलियां वजूद में आती है। आप कहेंगे जनाब मेरे ऊपर अमूमन ये कहा जाता है अगर असेंबली खराब है वो लोटाक्रेसी, आप क्यों गए हैं? मैं लोटाक्रेसी के लिए असेंबली के अंदर नहीं हूं। अगर मैं लोटे की तरह असेंबली में होता तो 3 मरतबा जीतने वाला किसी न किसी हुकूमत का हिस्सा हो सकता था। 3 मरतबा जीतने वाला अपने माली और अपनी जाती हैसियत को बहुत बुलंदियों तक ले जा सकता था और 3 मरतबा जीतने वाला यहां हुकूमत कायम कर सकता था। लेकिन हमने हर दफा इस इलाके के खातिर खुद को कुर्बान किया हुआ है और असेंबली से बाहर आएंगे फिर वही ताने कहीं दूर से नहीं खुद लोगों से दिया जाएगा। लोफर बेरोजगार लोग हैं, इनके साथ कौन है? हम ये साबित करने के लिए असेंबली में गए हैं कि हम बाजारी लोफर बेरोजगार लोग नहीं हैं। हमारे साथ कौन है? हमारे साथ लड़ने वाले लोग हैं। हमारे साथ वो नफीस और वो मजबूत और वो खालिस और मुखलिस लोग हैं जो लोटों के पीछे नहीं है। तो मेरे भाइयों, आप इस असेंबली का भी बार बार प्रैक्टिस करते हैं। आप इस असेंबली के अंदर भी लोगों को बेच के देखते हैं। दियामर के यहाँ बल्तिस्तान के आपके बहुत मिनिस्टर बनते हैं। ये 3री मरतबा मिनिस्टर्स बन रहे हैं। मिनिस्टर बनने की हद तक तो उधर से 4 मिनिस्टर, इधर से 5 मिनिस्टर, इधर से ये वो। जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो वहां से खबरें आती है कि सड़कों की हालत ये है, पुलों की हालत ये है, फलां की हालत ये है। फिर वो शुरू हो जाता है और फिर इस मुल्क के अंदर लोटाक्रेसी कोई लोगों की बेईमानियों से नहीं बल्कि रियासती एक रवैये की वजह से पैदा हो रही है। ये लोटाक्रेसी क्यों पैदा हो रही है? इस लोटाक्रेसी को पैदा करने के पीछे आज की जो हुकूमत तहरीक इंसाफ की चल रही है, आज का वजीर आजम इमरान खान है, आज का कठपुतली वजीर आला खालिद खुर्शीद है, इन्हीं के रवैयों ने इस इलाके के अंदर लोटाक्रेसी और ईमान बेचने का काम किया है। अगर ऐसा नहीं किया है, आपका क्या ख्याल है? पीपल्स पार्टी से लोगों को तोड़कर अगर आप वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं, पेट्रियट्स, और फिर मुस्लिम लीग को तोड़कर काफ लीग बना लेते हैं, पूरी की पूरी पीटीआई जो है उसको उठा के जो है आप काफ लीग की जानशीन बनाते हैं। और आप इस मरतबा जो असेंबली के अंदर इस आदमी ने किया है अब्दुल खालिद खुर्शीद ने, चूंकि उसको ये शक है आइन से इमरान खान, आइन से अब्दुल कयूम, तो आइन से अब्दुल खालिक, हालांकि नाम अब्दुल खालिक नहीं है, वैसे ही रखा है, अब्दुल खालिक मोहम्मद खालिद है, पता नहीं कुछ और है। अच्छा, उसने एक चीज है कि जनाब आप अपोजिशन को कुछ नहीं दे दो, उनको रोको जी, अपनी मर्जी करो जी। तो ये सारी चीजें करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 पार्टी की हुकूमत की तरफ चीजें जाएंगी। लोग सिर्फ उनके पीछे जाएंगे जिनकी हुकूमत होगी। तो आने वाली हुकूमत किसकी है, किसको क्या पता? क्या हम इमरान खान की पैरनी से फाल डाल के मालूम करें कि अगली हुकूमत फला की आ रही है, या हम किसी दूरबीन से मालूम करें? किस तरह मालूम करें? जहां भी मालूम करें फिर हमें वहां जाना है। तो ये लोटाक्रेसी नहीं तो क्या है? ये रियासती बुनियादों पर ही लोटाक्रेसी को जो है फरोग देने के अलावा और क्या है? कहने का मेरा मकसद ये है कि हमारा मतमय नजर न ये असेंबली है तो न ये सेटअप है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए ये मैं बताता हूं कि हर आने वाला जाने वाले से ज्यादा बेईमान आ रहा है। हर आने वाला जाने वाले से ज्यादा इस गिलगित बल्तिस्तान का दुश्मन आ रहा है, और गिलगित बल्तिस्तान की दुश्मनी की बुनियाद पर इनको हुकूमतें मिलती है, वरना इनको क्यों हुकूमत दे दे? ये हुकूमत के काबिल ही नहीं है। और फिर आप भी लिखते हैं, सब लिखते हैं, वोट हम गलत देते हैं, किसको दे दे? मैं फिर आता हूं, पार्टी हम क्यों बनाते हैं? ये जलसे हम क्यों करते हैं? ये बातें हम क्यों करते हैं? ये जो मुख्तलिफ किस्म की कन्वेंशंस के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से हम अपनी पब्लिक को समझाने की कोशिश क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि हमारे पास एक ईमानदार कैपेबल लॉट ही नहीं है। लॉट मीन्स मतलब लोगों का कोई गुरु ही नहीं है। अब लाएंगे तो किसको लाएंगे? जो जीता है उससे
जा के 5वें नंबर तक भी लोग जीत के आए हैं, किसी से कोई फायदा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह है पूरी सोसाइटी को तब्दील करने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि हमें अपना पूरा माहौल, अपनी कौमियत, अपनी सोच, अपने नजरियात, अपने ख्यालात और अपने मामलात को तब्दील करने की जरूरत है। वरना यह एक प्रैक्टिस है, यह एक ऐसा हलवा है जो बार बार पकाया जाएगा और आखिर में जाकर काला हो जाएगा, कोई रिजल्ट खाने के भी काबिल नहीं रहेगा। तो मेरे कहने का मकसद यह है मेरे भाइयों कि इस असेंबली के अंदर लोग आते हैं और एक ऐसा लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मजहब के लोग हमें कहते थे कि कयामत के रोज आंखें आगे नहीं ऊपर लगेंगी। आज लालच में सबके आंखें ऊपर लगी हुई नजर आती है। सब कुछ बेचने के लिए तैयार है। वतन का सौदा, आप कहते जमीनों का सौदा, जंगलात का सौदा। आपके मुंतखब मेंबरान, आपकी असेंबलियां खुद जो भी करारदाद, जो भी आगे से लेजिस्लेशन आएगी, आंखें बंद करके उन्होंने दस्तखत करके उस पर स्टैंड लेना है। और उसके खिलाफ करने वाले मैं और आप जो बैठे हैं, हमें लान तान करने के लिए उनके पास स्पेशल गालियों के अलावा बहुत कुछ है। तो ये सारी चीजें करने का मकसद इस इलाके के अंदर चीजों को खराब करने वाली बात है। और आप कहेंगे जनाब लोगों में शऊर नहीं है। एक लिहाज से देखा जाए बेईमानी हम में बहुत ज्यादा है, शऊर की बात नहीं है। बहुत पुरानी बात है, जब एनसीपी गाड़ियां जो है वो बंद हो रही थी, उन पर जो है ना कोई कदगने लगा रहे थे, तो हमारे ड्राइवर्स जो है गिलगित में हड़ताल पे थे। मैं भी उनसे के साथ यकजहती के लिए किया और उस वक्त जो है बड़ी तकरीरें की गई, जनाब आली ये मुतनाज़ा इलाका है, ये मुझसे भी बड़ी बड़ी तकरीरें की गई। और एक ड्राइवर ने उठ के कहा कि हम आइन के आर्टिकल नंबर 1 के तहत पाकिस्तानी नहीं है। मुझे नहीं पता था तब तक कि हम 1 के तहत नहीं है। हम तो कहते थे कोई बस आइन में नाम नहीं है, उसको आर्टिकल तक भी पता था। जो ही गाड़ी रिलीज हो गई, उसने इतनी मोटी आंखों से मेरी तरफ जो है ना नफरत से देखकर जिंदाबाद करके चला गया। समझ भी सबको है कि ये इलाका मुतनाज़ा है, समझ भी सबको है कि ये इलाका डिप्राइव्ड है, समझ भी सबको है कि इस इलाके के लोगों के साथ साजिशें और ज्यादतियां हो रही है, लेकिन खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं है, साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और यही समझा जाता है कि इन चक्रों में जाएंगे तो हमारी मुलाजमतें खराब होंगी, इन चक्रों में जाएंगे तो हमारे जो है वो फ्यूचर खराब होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब होगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होना है। और फिर ये भी शोर मचाते हैं और हम कहते हैं, हमारे ऊपर भी इल्जामात लगाते हैं बहुत सारे लोग, आपने क्या किया अभी तक। वो भाई, कराची के अंदर MQM ने सबसे बड़ा काम ये किया कि उनके 4 या 5 मिनिस्टर्स बने हैं। 4-5 मिनिस्टर बनाने के लिए 1 लाख लोग शहीद हुए, वहां पर मारे गए। हमारे कौन से 10 गधे मरे हैं गिलगित बल्तिस्तान के कज़िये के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के इन आजादी के लिए, इसके हकूक के लिए, इसकी कौमी शनाख्त के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई है। कुछ नहीं किया है हमने। हम भी वैसे ही इस धरती के ऊपर बोझ है और कहते हैं जनाब आली इसके मुकाबले में मिला बहुत कुछ है, इसके मुकाबले में हुआ बहुत कुछ है। गफार खान ने पाकिस्तान बनने से पहले पख्तून तहरीक चलाई थी और अभी वो खैबर पख्तूनख्वा तक आए हैं, खैबर भी लगा के। हमने 90s के बाद इलाहिदा शनाख्त की बात की है और हम एकदम शमाली इलाका जात से गिलगित बल्तिस्तान पर पहुंचे हैं और आगे भी हम तेजी से पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर यह भी कि कोई उबूरी सूबा बनाता है, कोई इस इलाके के अंदर इस्लाहात करता है, वो भी आपकी कामयाबी है। वो आपकी कामयाबी इसलिए है कि गिलगित बल्तिस्तान का बाशिंदा आपको उबूरी सूबे के एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से जो कुछ हो सकता है वही कुछ इस उबूरी सूबे के अंदर रखा है, जो कि हम नहीं मानते, जो कि हम कंडेम करते हैं, जो कि हम उसके साथ सहमत नहीं है, लेकिन वो उससे ज्यादा आपके लिए कुछ नहीं दे सकते। वो आपको कोई मुल्क तो नहीं दे सकते, आपको आजाद तो नहीं कर सकते। वो रखेंगे तो अपने साथ ही रखेंगे, वो रखेंगे तो अपने कंट्रोल में ही रखेंगे और आपको शराकत इख्तियार करते हैं तो मैं ये समझता हूं कि वो उनकी तरफ से आखिरी इक़दाम होगा। लेकिन हम कहते हैं कि आपने कश्मीरी को झंडा भी दिया, तराना भी दिया, नाम भी दिया, पहचान भी दिया, तो क्या हम उस झंडे के, उस तराने के, उस नाम के और उस पहचान के हकदार नहीं हैं? अगर हम दोनों एक जैसे मुतनाज़ा है तो उनके साथ इतनी शफकत और हमारे साथ इतनी बड़ी मुसीबत ये क्यों है?
हम तो सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें एक कौमी शनाख्त वाली जमात का कयाम और उसके साथ जुड़ना जरूरी है। अगर हम नहीं जुड़ेंगे, हम अपने अपने ख्यालात में रहेंगे, अपना अपना राग अलापते रहेंगे, हम सुन्नी शिया अलग होंगे, शीन यशकुन अलग होंगे, गिलगिती बल्ती अलग होंगे, तो फिर ये तवक्को न रखना कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ऐसे ही आपके तमाम जो है मुतालिबात को पूरा करे। ये ऐसा मुमकिन नहीं होता, ऐसा होता भी नहीं है। तो मेरे भाइयों, चूंकि ये मजलिस, आज का ये कन्वेंशन एक स्टूडेंट तंजीम की तरफ से, हम इस स्टूडेंट तंजीम के हवाले से और स्टूडेंट्स के हवाले से हम बात करना ज़रूरी समझते हैं। तो मैं बीएसएफ को मुबारकबाद देता हूं कि बीएसएफ बनी भी नहीं थी या बन रही थी, उस वक्त हम यहाँ सिकरदू में आते थे तो जो मुतालिबात बीएसएफ के या बल्ती नेशनलिज्म के थे वो आज से तकरीबन 5 साल पहले ही पूरे हो चुके हैं। आपको मुबारक हो। आप कहते थे ना कमिश्नरी बनाए, बन गया है। यूनिवर्सिटी का मुतालिबा बाद में आया है, बुनियादी उसमें नहीं था, यूनिवर्सिटी भी आपके लिए बन गई है और बहुत सारी चीजें भी बन गई है, 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स भी बन गए हैं। आपको बहुत मुबारक हो, आप इब्तदाई मंशूर में कामयाब हुए हैं। अब आप गिलगित बल्तिस्तान के मसले को उठाए, बल्तिस्तान के मसाइल एक हद तक हो चुके हैं मेरे ख्याल में। तो मैं आपसे मुबारकबाद भी आपको देता हूं और उसके साथ मैं आपसे ये गुजारिश भी करता हूं कि आप आगे आकर गिलगित बल्तिस्तान की लीडरशिप को आप संभालें। वक्त के गुजरने के साथ आपकी जरूरत है। चले हुए कारतूस का जो अभी हमने बातें की, इनका जमाना खत्म होगा। अब आगे ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता निकल जाती है तमाम लोगों की। ये इनफरादी जिंदगी नहीं है, ये कौमी जिंदगी है। कौमी जिंदगी हफ्तों की, महीनों की, सालों की नहीं होती, ये सदियों की होती है, ये नस्लों की होती है। आप नस्लों को आगे रख के उनको सोच के अपना प्रोग्राम बना दे। मैं समझता हूं कि बीएसएफ एक कदम और आगे बढ़ाएगी और गिलगित बल्तिस्तान के लेवल पर काम करेगी। चूंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स करना बहुत जरूरी है, नेशनल पॉलिटिक्स करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान स्टिल एक कॉलोनियल सिस्टम के तहत है। इस कॉलोनियल सिस्टम से निकालकर इसको सेटलमेंट की तरफ ले जाने में आपका बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। आपकी जदोजहद इसके लिए जरूरी है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस कॉलोनियल सिस्टम से आप एक अच्छे सेटलमेंट की तरफ ले जाने में बल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन एक कलीदी किरदार अदा करे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सरकारी जमातें ये काम नहीं कर सकती है, क्योंकि हम दबाव डालेंगे, हम मज़ाहमती तहरीक चलाएंगे, सरकारी जमातें इस्लामाबाद की मजबूर होंगी तो कहीं कोई हल निकलेगा, कहीं कोई वे आउट निकलेगा, तो कहीं कोई सेटलमेंट होगी। तो इसमें आपका बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। फिर मैं आपसे ये भी गुजारिश करूं, कुर्बानियां देनी पड़ती है। शेड्यूल 4 से डरे हम, जो है वो थाने से डरे हम, मारपीट से डरे, तो इस तरह हम कोई तहरीक नहीं चला सकते हैं। लेकिन यह भी कोई जरूरी नहीं है कि खामखा की बदमाशी करे, खामखा का लचरपन का इजहार करे, खामखा की गुंडागर्दी का इजहार करे। हम तरीके से, हम महज़िब तरीके से, इंतहाई गैरत से हमें जदोजहद करने की जरूरत है। ये इंसान सुपर ऐसे नहीं होता है। आपने देखा है, साइंस के स्टूडेंट को अच्छी तरह पता है कि डायमंड और कोयला एक ही कान की पैदावार है। जब कोयला जैसी आम सी जो है वो एक एहदाद जो है, एक आम सी चीज जो है करोड़ों टन वजन के नीचे करोड़ों साल रहता है तो वो डायमंड में तब्दील हो जाता है। जब तक आप सख्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे आपको आपकी मंजिल नहीं मिलने वाली। जब तक आप तकलीफ नहीं उठाएंगे आगे कोई राहत नहीं है। मजहब भी, अल्लाह की जात भी यही फरमाता है कि आप मुसीबत के बाद ही राहत है। तो आप कहेंगे जनाब आली, जैसे आजकल सुपर पावर अमेरिका सुपर पावर तश्तरी में रखकर किसी ने नहीं दिया था। जब आज से 300 साल पहले, गालिबन ये 1664 की बात है, जब जॉर्ज वाशिंगटन ने अपनी कौम के खिलाफ जंग लड़के अमेरिका को आजाद कराया, तो उस वक्त लाखों लोग मारे गए, फिर सिवे लाखों लोग मर गए।
पहली जंग अजीम में लाखों लोग अमेरिका के मर गए, दूसरी जंग अजीम में 2 करोड़ है। किसी का भी थोड़ा बहुत वजन है, कोई हैसियत है, तो उसके पीछे कोई ना कोई मुसीबत की कहानी है। मुसीबत की कहानी के बगैर कोई आदमी जो है बड़ा आदमी नहीं बनता। और इसी तरह ये कौम भी जब तक मुसीबत नहीं झेलेगी, जब तक तकड़ी कौम नहीं बनेगी, मेरे ख्याल में मुसीबत के बाद ही हमारे लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। तो लिहाजा आने वाले वक्त में आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि इंटरनेशनल सिचुएशन इस इलाके के अंदर खास तौर पर तब्दील हो रही है। और ये दुनिया एक मरतबा फिर 2 पोल्स के दरमियान लड़ाई की तरफ जा रही है। जैसे मेरे किसी भाई ने पहले ही आपको इशारा दिया था, ये जंग जो अमेरिका और चीन के दरमियान है, उसका फलक्रम पॉइंट जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है। चूंकि इन्हीं रास्तों के खातिर 1947 में भी बड़ी जंग हुए थे, 1842 में भी इसी के लिए जंग हुई थी, और आज भी इन रास्तों, अगरचे ये जंग ताइवान से, भूटान से लेकर गलवान से लेकर आगे वाखान से बोलान और आगे मकरान तक भी हो सकती है, लेकिन ये जगह जो है ना गिलगित बल्तिस्तान, ये खास तौर पर फलक्रम पॉइंट है, ये अहम तरीन नुक्ता है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर दुनिया इस इलाके के लिए जो है मरे और अंदर बैठे हुए उसके बाशिंदे अपनी मौत आप मरे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आपको जागना पड़ेगा, आपको जिंदा रहना पड़ेगा, और दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की ये बड़ी ताकतें जो है आपस में लड़ेंगी, और आपके इलाके के लिए तो कम से कम आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये तूफान वक्त से पहले ही आ रहा है इधर भी, तो बहरहाल हमें तैयारी पकड़नी पड़ेगी, और हमें अपना जो ये पिलर जो आपका सतून जो है आपका ईमान का, ये जो कौमी शनाख्त का ये है, इसको इसी तरह अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो ये छत हमसे हम ऊपर उठेगी, और हम जो है ना बहुत बुरी तरह हम बेनुकाब होकर हम तबाह बर्बाद होंगे। तो इसी तरह ये छोटे मोटे तूफान नहीं, बड़े तूफानों का मुकाबला करने की जरूरत है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे यही गुजारिश में कर रहा था कि लोग कॉलोनियल सिस्टम के अंदर बड़ी ताकतें मजहब को इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ चीजों को इस्तेमाल करेंगे। मजहब के बारे में भी ये कि अफ्रीका के अंदर लोग जो है हमारी तरह सादत है, मुख्तलिफ लोग गए जनाब आली बाइबल लेकर अफ्रीका में, उनको बाइबल पढ़ाया, कुछ सालों के बाद देखा तो उनके हाथ में बाइबल है और खेतों के मालिक यूरोप के लोग हो चुके हैं। तो हमारे साथ भी कहीं मजहब के नाम पर ऐसा न हो, अल्लाह के खातिर, कि हमारे हाथ में कुरान की तलावत रह जाए, बाकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सारी जो है ना कोई और बना के जाए। और फिर वही बात कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जागेंगे तो तब्दीली आएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। मरी के अंदर जरूरत थी लोगों को बिल्डिंगें बनाने की, वहां बिल्डिंगें बनाई, मरी के लोगों को अब चौकीदार रखे या न रखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में लोग जागने का कोई इंतजार नहीं करेगा। इसके लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादी भी लड़ेंगे, इसके लिए चीन और इसके इत्तेहादी भी लड़ेंगे। कोई 5वें सूबे की बात करेगा, कोई यूनाइटेड कश्मीर की बात करेगा, कोई जिनजियांग की बात करेगा, कोई पामीर की बात करेगा। हम किसी के बाप के गुलाम नहीं है, हम एक कौम है और हम एक कौम रहेंगे, और हमसे पूछा जाएगा। और फिर मैं आपसे यह भी गुजारिश करूं कि इतनी बड़ी ताकतों से हम मुकाबला क्या करें? हमें उन ताकतों से मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अपनी कौमी शनाख्त के ऊपर डट जाना चाहिए। जो भी आएगा, आज हुकूमत पाकिस्तान आपके सरपरस्त है, आज हुकूमत पाकिस्तान आपका निगरान है, तो वो आपसे पूछकर काम करेगा, बशर्ते कि आप इस अहल होंगे। तो इस वक्त जो है वो एक मिनिस्टर जो है वहां ला बना के भेजता है, तो पता है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। और मेरे भाइयों ने जो है यहाँ पर एक मुतालिबा भी किया कि गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली जो है कानून साजी करके हमें हुकूक दे दे। अल्लाह वास्ते ये बात बंद करे, कोई गैर भी आपको कुछ देगा ये असेंबली नहीं दे सकती है, ये आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये बहुत ज्यादा नीचे आएगी, वो फिर भी आपको कुछ देने के मूड में है। पूछने से और खराब होगा। क्या पूछा? आज तक
जिन लोगों की आपने पैरवी की, इन्होंने आपकी गुलामी का सामान किया है, आपकी आज़ादी का सामान किसी ने नहीं किया। चाहे वो आपका सियासी रहनुमा हो, चाहे आपका वो मजहबी रहनुमा हो, चाहे वह आपका सियासी वो जो है कोई ताजिर ही क्यों ना हो, सबने हमेशा अपने मफादात मद्देनजर रखकर आपकी शनाख्त के खिलाफ ही काम किया है। और इसीलिए मैं यही गुजारिश करता हूं, जब तक हम बालिग नहीं होंगे, अल्लाह वास्ते हमारी शादी न कराना, ये अपने खिलाफ फैसला करेगी। और आपके नुमाइंदे भी उसी नहज के हैं। हम खुद दो नुमाइंदे यहाँ, एक साबिक और एक वो बैठे हुए हैं, हम यकीन से कहते हैं। वरना 1947 में तो ये कहा गया था कि यूनाइटेड नेशन की करारदादों के तहत वो कोई भी दूल्हा अपनी तरफ से दुल्हन का दस्तखत करके बेवी नहीं बना सकता है। ये दुनिया की शरीयत या कानून के अंदर नहीं है। उसके लिए 2 गवाह और 1 वकील का होना जरूरी है। आपका वकील जो है, आपका वजीर आजम सदर बैठा हुआ है, आपके 2 गवाह नेशनल असेंबली और सेनेट बैठी हुई है। मेरे पास कौन सा गवाह और कौन से वकील है? ये आपके बनाया हुआ अपनी असेंबली और आपका बनाया हुआ गवर्नर तो दस्तखत नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही होता तो फिर तो मकबूजा कश्मीर के अंदर शेख अब्दुल्ला और सब ने जो कुछ किया है वो लीगल है, बात ही खत्म है। फिर उस पर आवाज क्यों उठाते हैं? तो मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं बुनियादी बात जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि इन शिकारियों से आप बचे, जो आपको शिकार करके अपना खुराक बनाना चाहते हैं। वो कोई सिर्फ पख्तून या पंजाबी या एस्टेब्लिशमेंट के लोग नहीं हैं, वो आपके दरमियान बैठे हुए आपके सियासी लोग, पार्टियों के लोग, उनके जिम्मेदार लोग और आपके मुंतखब लोग भी उसमें शामिल है। और वो सारे मिलकर वो अपना पेट पालना चाहते हैं आपका शिकार करके। तो लिहाजा इस शिकार से बचने के लिए आपको नेशनल आइडेंटिटी वाली जमात की जरूरत है, नेशनल आइडेंटिटी वाले नजरियात की जरूरत है। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई बात बनने वाली नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैंने मेरे ख्याल में बात कुछ ज्यादा ही लंबी की है, तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे कानून के मुताबिक, हमारे रस्म और रिवाज के मुताबिक, वो हिंदू राजा जिससे हमने आज़ादी ली और उसके खिलाफ हम नफरत भी उगलते हैं, उसने तो हमें मादनियात का हक हमें दिया था, ज़मीनों का हक हमें दिया था, जंगल का हक हमें दिया था, बंजर ज़मीनें और सारी प्रॉपर्टी का हक हमें दिया था। लेकिन आज हमारी अपनी मुसलमान हुकूमत ये सारी चीज़ें हमसे उठाने की कोशिश करती है और बदले में अपने लिए सलवात पढ़वाती है। तो ये हमारे साथ फ्रॉड है, ये हमारे साथ जुल्म है। दरिया के किनारे से लेकर केटू की चोटी तक जो कुछ भी है गिलगित बल्तिस्तान के पुश्तनी बाशिंदों का हक है, नए बाशिंदों का नहीं है। जो 1947 से पहले आबाद है उनका हक है, और उनका हक है जो कश्मीर कॉज में वोट दे सकते हैं। और हमारे साथ ये जुल्म ना करे और इस इलाके को बेदरीक लूटने की कोशिश ना करे। मैं उन हुक्मरानों और लुटेरों से कहीं ज्यादा इंतबाह करूंगा अपने लोगों को कि आप उस कुल्हाड़ी का दस्ता ना बने जिस कुल्हाड़ी के जरिए हमारे कौमी जंगल को काटा जाता है, हमारी कौम को बर्बाद किया जाता है, उसका दस्ता आप ना बने, अल्लाह और रसूल के वास्ते। और ये जिंदगी बहुत कोई लंबी नहीं है। आप कितनी कोठियां, जमीनें, प्लाजे और दुकानें बनाएंगे, आप कितनी दौलत जमा करेंगे, आप कितने झंडे तरानों पर जो है गुजारा करेंगे, आपने खत्म होना है, आपके आगे कुछ नहीं है। लेकिन ये धरती कल भी थी और आज भी है और फ्यूचर में, मुस्तकबिल में भी रहेगी। इस धरती का हमें सोचना होगा, और अगर इसके मुस्तकबिल के बारे में हमें सोचना होगा। अगर हम धरती के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते हैं तो हम धरती के फिर तो गद्दार हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज हमवतनों, मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि आप, हमारे बच्चे जहाँ गिलगित बल्तिस्तान के और ख़ुसूसन बल्तिस्तान के समाजी मसाइल पे जो है वो बात करते हैं, एहतजाज करते हैं, मनवाते हैं, मुतालबात करते हैं, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की यूथ, गिलगित बल्तिस्तान के फ्यूचर के बारे में, ये फ्यूचर छोड़े, ये जो है ना, उबूरी बना दे, कच्चा बना दे, पक्का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
असल फ्यूचर का तायुन इन चीज़ों से नहीं होता है। असल फ्यूचर का तायुन आगे जाकर आपने खुद ही करना है इंशाअल्लाह ताला, उसकी आप तैयारी करें। और कुछ बातें, चूँकि कुछ मेरे दोस्तों ने ये कहा था कि ये अबूरी सूबे के फ़ायदे और नुकसानात भी आप बता दें। चलो ऐसा हुआ तो क्या होगा, चलो हम फ़ायदे ही बता देते हैं थोड़ी देर के लिए। फ़ायदा यही हो सकता है कि आपको, वो कहते हैं ना जनाब आली के, कोई मिसाल मुझे अभी सही समझ नहीं आ रही है, एक बहुत बड़ी तमन्ना होती है कि वो मुझे मिले तो बस ये होगा तो वो होगा, और वो अभी अनकरीब आपको मिलेगी, और उसके बाद जो नफरत तुमने करना है वो नफरत न बलोची ने की है, न सिंधी ने, न पख्तून ने, और तुमने पिट जाना है। 3 मेंबर जो है आप नेशनल असेंबली के अंदर भेजकर बेशक उनको वज़ीर-ए-आज़म बनने का वोट का हक भी दे दे, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनने का इख्तियार भी दे दे, सब कुछ करे, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल का हल 3 नेशनल असेंबली के मेंबरों में नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल का हल 6 सेनेट के मेंबरों में नहीं है। इससे एक मसले का हल हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान के मफाद में यह बेहतर होगा कि एक इलाका जो उसके ज़ेर इंतज़ाम है उसकी शराकतदारी हम में मिल गई, इतनी सी बात होगी। वरना बहावलपुर के 6 मेंबर है, कुछ नहीं है बहावलपुर में, कोहिस्तान का भी मेंबर है, चित्राल का भी मेंबर है, आपसे बुरी हालत है उनकी। ये है जनाब फ़वाइद। नुकसानात आपके लिए ये है कि हमारे पास अक्ल शऊर की फ़िलहाल बहुत कमी है सियासी तौर पर। पिछले दिनों जब ये बात चली जनाब अबूरी सूबे में जो है नुमाइंदगियाँ कितनी होंगी, और ये जो है उस पर जो है हमारे लोगों की तरफ से वो आ गया, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्ड आ गया कि नुमाइंदगियाँ 3 नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। सेनेट में नुमाइंदगियाँ 6 नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग जो वकील हजरात भी बैठे हुए हैं, ये वकील ही ऐसी बातें करते हैं। आप कोई भी इलाका किसी मुल्क का सूबा बनता है तो वहां नुमाइंदगी तय नहीं होती है, वहां उसूल तय होते हैं। उसूल ये है कि नेशनल असेंबली में आबादी की बुनियाद पर नुमाइंदगी होगी, चाहे एक ही क्यों ना हो, और सेनेट में बराबरी की बुनियाद पर होगी। अगर पंजाब के 25 है तो गिलगित बल्तिस्तान के भी 25 होंगे। ये होता है उसूल। ये कहते हैं नुमाइंदगी, तो नुमाइंदगी तो फाटा का तय किया था, फाटा को 8-8 दिया था, 50 साल के बाद पिशावर का हिस्सा बन गए, और आपको 20 साल के अंदर पिशावर का हिस्सा बना देंगे। ये 14 लाख और 20 लाख के सूबे पाकिस्तान में नहीं होते हैं। जब सराइकिस्तान सूबा नहीं बनता है, जब कराची सूबा नहीं बन सकता है, जब हजारन सूबा नहीं बन सकता है, तो आपकी छोटी सी पट्टी सूबा बनती है। और लोग हमें कहते हैं कि आप कश्मीर की बात क्यों करते हो, आप कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के गद्दार हो। मैं आपको बताता हूं, हम कश्मीर में मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, कश्मीर में कोई कश्मीरी फैमिली का आदमी नहीं हूं, न मेरा मजहबी तौर पर कश्मीर में कोई इतना बड़ा ताल्लुक है, न मेरा कोई नस्ली ताल्लुक है। लेकिन पाकिस्तान में बड़े सूबे, बड़ी यूनिटें कायम रहती है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अगर एक यूनिट होता तो शायद मुस्तकबिल में कोई बात बनती। अब कश्मीर 4000 मुरबा मील का कोई सूबा नहीं बनेगा, वो पंजाब में जाएगा। ये 15 लाख की आबादी पिशावर में जाएगी, आपका कोई सूबा नहीं है। ये आपको टरखा के आगे पिशावर के लिए रास्ता बना रहे हैं। अगर ये बात गलत है तो हम तो तब तक मर चुके होंगे। हमारे नौजवान याद रखें, अगर स्टेटस को इस तरह रहा तो यही होगा। अगर सूबे ही बनाना है, पाकिस्तान का हिस्सा ही बनाना है, फिर तो ये करे जनाब आली, आप उसूल तय करें आइन के अंदर, आर्टिकल 1 को आप तरमीम करें। और आर्टिकल 1 को आप कैसे तरमीम करेंगे? जब आर्टिकल 1 को आप तरमीम करेंगे तो आप करगिल और लद्दाख पर दावा कैसे कर सकते हैं? ये तो कंट्रोल लाइन, इंटरनेशनल बॉर्डर बनेगा। आपके ख्याल में क्या ये इंटरनेशनल बॉर्डर दुनिया तस्लीम करेगी? ये तो कंट्रोल लाइन है। अब बहुत सारे लोगों को कंट्रोल लाइन और इंटरनेशनल बॉर्डर में भी पता नहीं है। उनका तो ये ख्याल है कि फौजी की बूट जहां पहुंचे वो पाकिस्तान है। आइन कुछ और होता है, कानून कुछ और होता है, ताकत कुछ और होती है। बेशक ताकत की बुनियाद पर भी काम बनते हैं। ये अबूरी सूबा भी ताकत की बुनियाद पर बनता है। कोई दूसरी कौम होती तो बनने नहीं देती। हम कमजोर है इसलिए बना देंगे, इनकी मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह कश्मीर के साथ भी ऐसा ही होगा, इसलिए कश्मीरी भी कुछ नहीं कर सकते। और हमारे ऊपर 70 साल से ये बातें की गई कि कश्मीरी क़यादत नहीं मानती है। उल्लू के पठो, अब कश्मीरी क़यादत किधर गई? किसी ने पूछा कश्मीरी क़यादत से,
तुम ही थे, कश्मीरी क़यादत भी तुम थे, ये भी तुम हो, उधर भी तुम हो, और आपकी मर्जी है। आप जो चाहते हैं वही होता है, आप जो नहीं चाहते वो नहीं होता है। और बाकी लोगों ने आपके नाम पे नारे लगाना है, उसी नारे लगाने में दुनिया में भी राहत है, आखिरत में भी राहत है लोगों के नजदीक। तो मेरे भाइयों, कौमें ऐसी नहीं होती है, कौमें अपने वजूद को मानती है। मेरे भाइयों, आप मेरी बात को बुरा ना मानना। इस इलाके के अंदर शुरू में यहां पर वो कलश गुम वाली मजहब थी, आसार वो कुदरती मजहब जो चांद सितारे और जो है पानी की इबादत की जाती थी। उसके बाद यहाँ पर जरतश मजहब आ गई, ईरान से, अफगानिस्तान से, ताजिकिस्तान से, ये यशकुन कबाइल की मजहब थी। उसके बाद यहाँ हिंदू मजहब आ गया, जब एरियंस आ गए, शीन आ गए। उसके बाद बुद्धिज्म आ गए, जब बल्कि उधर से तिब्बत से यहाँ आए बुद्धिस्ट मजहब, और उसके बाद आज इस्लाम है। कल क्या कौन सी मजहब होगी पता नहीं है, लेकिन आपका डीएनए, जब आप सूरज चांद की पूजा करते थे तो उस वक्त भी वही था, जब आपने आँख की पूजा की उस वक्त भी वही था, जब आपने मूर्तियों की पूजा की उस वक्त भी वही था, जब आपने बुद्धों की पूजा की उस वक्त भी वही था। आज अल्लाह वाहिद की इबादत करते हो तब भी डीएनए वही है, कल भी तुम्हारा डीएनए वही रहेगा। डीएनए में कोई तब्दीली नहीं आती है। इस पर सोचने की जरूरत है। कौमें इन चीजों पर सोचती है। कौमी